हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम रूही को देख पाते हैं जिसकी स्टेप मॉम उससे कह रही थी कि उसकी बेटी की जगह पर वो उस लड़के से शादी कर ले। दरअसल उनकी बेटी की जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो इस कहानी का मेन लीड हीरो चैंग फेंग है, लेकिन चैंग फेंग अंधा था। इस वजह से वो उनकी बेटी की जगह पर जो रूही थी उसे भेजना चाहती थी वहाँ पर। यहाँ पर रूही चैंग फेंग के पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो उसके स्टेप डैड थे उनके बार बार कहने पर उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। इसके बाद रूही अपनी बहन चूरन की जगह पर चैंग फेंग के पास आ जाती है और जैसे ही वो चैंग फेंग के पास आती है वहाँ पर आते के साथ ही जो चैंग फेंग था वो उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता। दरअसल चैंग फेंग को तो यही लग रहा था कि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आई है, क्योंकि चैंग फेंग अंधा था और उसे ऐसा लगता था कि एक अंधे व्यक्ति से तो कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि जो रूही है वो भी उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। यहाँ पर चैंग फेंग रूही से कहता है कि अगर उसका कोई प्लान है तो यहाँ पर उसका कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। रूही भी यहाँ पर चैंग फेंग से कहती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो उसकी मर्जी है, वो ना करे। साथ ही रूही चैंग फेंग से कहती है कि अगर वो उसे डिवोर्स देना भी चाहता है तो वो उसे डिवोर्स दे सकता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम रूही को देखते हैं जो कि किचन की तरफ जा ही रही थी। तभी वो वहाँ पर चैंग फेंग के भाई को देखती है जो कि मेड के बहुत ज्यादा करीब आ रखा था और यहाँ पर मेड ने एक मिल्क का गिलास ले रखा था जिसके अंदर उसने कुछ मिला रखा था और वो आपस में बात कर रहे थे कि वो चैंग फेंग को इतने सालों से वो जहर देते आ रहे हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला और जल्दी वो मर भी जाएगा और इस बात का भी किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन उन्हें कौन बताए, ये सारी की सारी बातें रूही ने सुन ली थी और रूही मन के अंदर ही सोचती है कि अगर उसने सीधा जाकर चैंग फेंग को ये बात बताई तो वो उसके पर भरोसा नहीं करेगा। इस वजह से वो कोई रास्ता सोचती है। जब चैंग फेंग अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहा था तभी वो मेड वहाँ पर वो मिल्क का गिलास लाकर रख देती है, लेकिन जो रूही थी वो चैंग फेंग से कहती है कि उसे अभी मिल्क नहीं पीना चाहिए। वो उस गिलास को उठाकर लेकर जाती है अपने साथ और उस मिल्क को फेंक कर दूसरा मिल्क डाल देती है उस गिलास के अंदर। लेकिन इस बात से चैंग फेंग के भाई को और उस मेड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जब रूही रूम के अंदर चैंग फेंग के साथ थी तो वहाँ पर भी वो मेड मिल्क लेकर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर रूही ऐसा दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज है। वो मेड को डांटती है, उसका मिल्क भी फेंक देती है और उससे कहती है कि आगे से जब भी वो रूम के अंदर आए तो वो नॉक कर आए। इस बात से मेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद जो रूही थी वो चैंग फेंग से कहती है कि उसके दिल के अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे प्रोटेक्ट जरूर करेगी। अब चैंग फेंग को भी रूही के ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लग गया था। इसके बाद जब रूही किचन के अंदर जाती है वो दवाई ढूंढने के लिए जो कि उस मेड ने मिलाई थी, वो वहाँ पर वो चीज ढूंढी रही होती है तभी मेड उसके पीछे से आ जाती है, लेकिन रूही उसे ऐसा दिखाती है कि वो कुछ और चीज ढूंढ रही थी। वहाँ पर मेड को रूही के ऊपर तो पूरा का पूरा शक था। रूही ने वो दवाई पहले ही ले ली थी जो कि वो चैंग फेंग को जाकर दिखा भी देती है। इसके बाद हम चैंग फेंग को देख पाते हैं जो कि बिस्तर पर सो ही रहा था, लेकिन वो सोते सोते काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। इस वजह से रूही उसके पास जाती है और उसे उठाती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है। यहाँ पर रूही चैंग फेंग से कहती है कि ये जरूर उस मिल्क की वजह से हो रहा है जो मिल्क वो मेड उसे आज तक पिलाती हुई आ रही है। यहाँ पर रूही चैंग फेंग का ख्याल रख ही रही थी कि तभी वहाँ पर जो मेड थी वो एक गिलास के अंदर मिल्क लेकर आ जाती है और जैसे ही रूही उसके हाथ से मिल्क लेती है उसे गुस्सा आ रहा था और वो उसके अंदर एक थप्पड़ मार देती है। इतना कम नहीं था, जो चैंग फेंग का भाई था वो भी आकर वहाँ पर मेड का सपोर्ट करने लग जाता है और रूही से कहता है कि उसने मिल्क के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया है। यहाँ पर रूही आगे कुछ बोलती उससे पहले ही चैंग फेंग उसे रोक देता है। अब यहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है तो जो रूही थी वो कहती है कि वो उस मिल्क का टेस्ट करवाएगी जिससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर उन्होंने जहर मिलाया है या फिर नहीं मिलाया है। लेकिन जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आती है वहाँ पर उस मिल्क के अंदर कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन तभी डॉक्टर एक और बारी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि उसने मिल्क को एक और बारी टेस्ट करा है और उसके अंदर जहर मिल गया है। जिसे सुनने के बाद तो चैंग फेंग का भाई कम्प्लीटली शॉक था। अब ये सुनते के साथ ही चैंग फेंग का भाई खुद उस मेड को डांटने लग जाता है वहाँ पर, जबकि वो खुद भी उसके साथ मिला हुआ था। इसके बाद हम रूही को और चैंग फेंग को एक साथ घर पर देखते हैं जहाँ पर चैंग फेंग रूही से कह रहा था कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। रूही चैंग फेंग के बहुत ज्यादा क्लोज जाकर उसे कहती है कि अब वो उसे क्या गिफ्ट देने वाला है, लेकिन तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्लोज आ रखे थे, वो फटाफट से दूर हो जाते हैं। रूही वहाँ पर चैंग फेंग से कहती है कि वो रात को उसके साथ डिनर करना चाहती है, जिसके लिए चैंग फेंग भी हाँ बोल देता है। चैंग फेंग रूही से कहता है कि वो आगे से खुद को प्रोटेक्ट करे, तो रूही उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो उसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करे। साथ ही रूही चैंग फेंग से कहती है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। अब जैसे ही रूही वहाँ से जाती है तो हम चैंग फेंग को देख पाते हैं जो कि अपने गार्ड डेविड को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे 24/7 उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपसे। इसके बाद हम रूही को देख पाते हैं जो कि रास्ते से कुछ खाने का सामान लेकर आ
रही थी कि तभी कोई उसे वहाँ से पकड़ लेता है और दूर से ये चीज डेविड भी देख लेता है। जब तक वो वहाँ पहुँचता वो बंदा उसे लेकर वहाँ से जा चुका था। फटाफट से जो डेविड था वो चैंग फेंग को ये बात बता देता है। देख पाते कि ये वही मेड थी जिसे रूई ने फंसाया था। फंसाया क्या था, उसने खुद ने गलत काम करा हुआ था। यहाँ पर वो मेड एक और बंदे के साथ थी, लेकिन वो रूई को मारते उससे पहले रूई वहाँ से भाग जाती है। बाहर आने पर एक लेडी उसकी मदद भी करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कि उसकी खुली हुई रस्सी देख लेता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि जो रूई है वो आसपास ही है। वो बंदा रूई को पकड़ता उससे पहले ही वहाँ पर चैंग फेंग पहुँच जाता है उसके गार्ड डेविड के साथ। उसके बाद डेविड उस बंदे को बहुत मारता है। घर पर आने के बाद भी जो रूई थी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसकी वजह से चैंग फेंग उसे संभालता है और उसे कहता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चैंग फेंग के पास उसका भाई आता है और उसे बताता है कि जो उसके डैड है वो वापस आ चुके हैं। जिसके बाद हम सभी को एक साथ डिनर करता हुआ देख पाते हैं। अब यहाँ पर सभी जब डिनर कर रहे थे एक साथ, तो जो चैंग फेंग के डैड थे वो उनसे कहते हैं कि आखिर ऐना कहाँ पर है, जो कि उनकी मेड थी। लेकिन यहाँ पर रूई देखती है कि जो चैंग फेंग था वो बिल्कुल भी सच्चाई उसके डैड को नहीं बताता कि ऐना कैसी लड़की है। जब सभी डिनर कर लेते हैं और रूई और चैंग फेंग जब अपने कमरे में वापस आ जाते हैं तो रूई चैंग फेंग से कहती है कि आखिर उसने उसके डैड को सच्चाई क्यों नहीं बताई ऐना की। रूई चैंग फेंग से कहती है कि अगर उसकी आंखें आज खराब है तो वो उसके भाई की वजह से हुई है, वो उसके डैड को बता दे ये बात। लेकिन अभी चैंग फेंग ऐसा करना नहीं चाहता था। इसके बाद रूई चैंग फेंग से कहती है कि जिस औरत ने उसकी मदद करी वो ओल्ड लेडी, वो उसकी मदद तो कर ही सकते हैं क्योंकि उसने उसकी आंखों से देखा था कि ऐना ने उन्हें मार दिया था। लेकिन चैंग फेंग रूई से कहता है कि अभी उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूई यहाँ पर शांत बैठने वालों में से नहीं थी। इसकी वजह से वो नेक्स्ट डे एक वकील से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ पर रूई के पास कोई भी सबूत नहीं था। इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अभी। और जैसे ही वहाँ से वो एडवोकेट उठकर जाता है तो वहाँ पर जो ऐना थी वो आ जाती है। यहाँ पर ऐना रूई को फेक सबूत दिखाकर कहती है कि चाहे वो फेक ही क्यों ना हो लेकिन वो एक सबूत है, इसकी वजह से वो उसे फंसा सकती है पर वो ऐना को जेल के अंदर नहीं डलवा सकती। रूई यहाँ पर ऐना से कहती है कि अभी जिस ओल्ड लेडी को उसने मारा था वो हॉस्पिटल के अंदर है और ऐना कहती है कि उसे पता है अगर वो बचेगी ना तो ऐना का वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन रूई ऐना से कहती है कि वो बिल्कुल भी उस ओल्ड लेडी को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद हम रूई को देख पाते हैं जो कि चैंग फेंग को छोड़कर अपना सामान पैक कर वहाँ से चली जाती है। और जब वो रास्ते से जा रही थी तो कोई उसके पीछे से उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी उसके सामने डेविड आ जाता है उसे बचाने के लिए और उसे वो अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद रूई अपने पुराने घर के अंदर वापस आ जाती है। जैसे ही रूई अपने घर पर पहुंचती है तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है डेविड से कि जो चैंग फेंग है वो बेहोश हो चुका है। इसकी वजह से वो परेशान होकर वापस से उसके पास आ जाती है। डेविड रूई को बताता है कि उसे चैंग फेंग का ख्याल रखना चाहिए, उसके भाई से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर चैंग फेंग का भाई पहुंच जाता है। चैंग फेंग का भाई यहाँ पर आते के साथ ही रूई से पूछता है कि ये दूसरा आदमी जो वहाँ पर खड़ा हुआ है वो है कौन। तो रूई उससे बताती है कि वो उसका पर्सनल असिस्टेंट है। तभी चैंग फेंग को भी होश आ जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो जो रूई थी वो उससे कहती है कि अब वो उसे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगी। चैंग फेंग यहाँ पर रूई से कहता है कि उसे और भी ज्यादा उसके भाई से सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर हम रूई के मन की बातें सुन सकते हैं। वो वहाँ पर कह रही थी वो वहाँ पर आए तो उसके स्टेप मॉम एंड स्टेप डैड की वजह से थी, लेकिन अब वो उसकी वाइफ है, इस वजह से वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम रूई को देख पाते हैं जो कि ऐना से एक बार फिर से मिलने के लिए आ गई थी। तो ऐना उससे कहती है कि वो उसे मारने का प्लान क्यों नहीं बनाती। ऐना वहाँ से जाने लग जाती है तो रूई उससे कहती है कि क्या वो डर गई। ऐना रूई से कहती है कि क्या वो अपने अंधे हस्बैंड के साथ मिलकर हेलेंग और उसे हरा सकती है, यानी कि चैंग फेंग के भाई को, और उसको हरा सकती है। दरअसल ऐना तो अभी भी रूई को बहुत ज्यादा चिढ़ा रही थी। जाते हुए रूई ऐना से कहती है कि अगर उसे हेलेंग के ऊपर विश्वास है तो वो इस गलत फहमी में है क्योंकि वो उसे कभी भी धोखा दे सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चैंग फेंग के पास आ जाती है। के बाद चैंग फेंग डेविड को ऐना के पीछे लगा देता है और उसे पता करने को कहता है कि वो कहाँ पर जाती है, वो उसका पता लगाए। हम ऐना को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे चलते हुए एक जगह पर आ जाती है और वहाँ पर चैंग फेंग का भाई हेलेंग भी था और यहाँ पर ऐना और जो हेलेंग था वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। ये सब डेविड भी देख लेता है। जिसके बाद ऐना एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो कुछ कपड़े उठाती है जिनके ऊपर कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। ये तभी वहाँ पर डेविड आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद हम चैंग फेंग के डैड को देख पाते हैं जो कि हेलेंग को बुलाते हैं उनके पास और जैसे ही हेलेंग उनके पास आता है वो उसको थप्पड़ मारकर उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं और ये उन्हीं कपड़ों की फोटोज थी जिनके ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। हेलेंग अपने डैड से कहता है कि ये सब कैसे हुआ उसे नहीं पता। डैड हेलेंग से कहते हैं कि अगर उनकी कंपनी को कुछ भी हुआ तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही जो चैंग फेंग था वो वहाँ पर आ जाता है और वो उसके भाई से कहता है कि उसे पता
जाता है कि उन कपड़ों के ऊपर किसका ब्लड है और वो चाहे तो अभी के अभी पुलिस को भी बुला सकता। चैंग फेंग का भाई उससे कहता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। चैंग फेंग उसके भाई से कहता है कि उसे उसके साथ क्या प्रॉब्लम है जो कि उसे वो रोज डेली जहर देता था। तभी वहाँ पर डैड गुस्से से हेलेंग से कहते हैं कि क्या वो उसके भाई को जहर दे रहा था। तभी हेलेंग घबराते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। लेकिन तभी रूई के पास तो सबूत था, वो अपने फोन के अंदर उसके डैड को वहाँ पर सबूत दिखा देती है। दरअसल उसके पास एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी। यहाँ पर चैंग फेंग का भाई अपने घुटनों पर बैठकर उसके डैड से माफी मांगने लग जाता है। यहाँ पर चैंग फेंग एक बारी फिर से उसके भाई से पूछता है कि आखिर वो उसे जहर क्यों देता था। तो यहाँ पर चैंग फेंग के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके डैड के सामने कहता है कि उसकी वजह से ही उसकी मॉम उसे छोड़कर गई थी। इस बात से डैड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। डैड यहाँ पर कहते हैं कि ये सारी गलती उनकी है और वो चैंग फेंग से माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि वो इस बार उसके भाई को माफ कर दे। यहाँ पर चैंग फेंग उसके डैड से कहता है कि वो अगर एक अच्छे डैड है तो वो उसे बता दे कि वो उसकी मॉम के साथ एक बारी अब्रॉड गए थे या फिर नहीं, या फिर जिस एक्सीडेंट के अंदर उसकी मॉम की डेथ हुई थी वो एक एक्सीडेंट था भी या फिर नहीं था, वो उसे बता दे बस। चैंग फेंग एक और बारी पूछता है उसके डैड से क्या वो एक एक्सीडेंट था या फिर नहीं था, वो उसे बताए। डैड यहाँ पर चैंग फेंग से कहते हैं कि उसे क्या लगता है उसने उसकी मॉम को मारा है। वो कहते हैं कि वो अपनी ही वाइफ को क्यों मारेंगे, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। चैंग फेंग उसके डैड से कहता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जानता है जरूर उसकी मॉम की प्रॉपर्टी चाहिए थी उन्हें। डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो उसकी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अभी रो यहाँ पर डैड से कहती है कि जो चैंग फेंग का भाई हेलेंग है उसे तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसा ही करे। लेकिन डैड रूई से कहते हैं कि उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर चैंग फेंग अपने डैड से कहता है कि अगर वो अपने बेटे हेलेंग को जेल नहीं भेजना चाहते तो वो अपने हिस्से में से 10% शेयर उसे दे दे। डैड कहते हैं कि ठीक है। तभी रूई चैंग फेंग से कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चैंग फेंग का तो अलग ही प्लान था। अब जैसे ही चैंग फेंग और रूई यहाँ से जाते हैं तभी जो हेलेंग था वो अपने डैड से कहता है कि उसके पास तो पहले ही 20% शेयर्स है तो वो उसे एक्स्ट्रा शेयर्स क्यों ही देंगे। लेकिन डैड हेलेंग से कहते हैं कि आगे का वो खुद ही देख लेंगे, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही हम रूई को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास खड़ी हुई थी और वो चैंग फेंग से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने उसकी बात जो नहीं सुनी थी। चैंग फेंग रूई से यहाँ पर कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ पर जो चैंग फेंग था वो रूई को अभी तक चुड़ैल ही समझ रहा था क्योंकि रूई ने अभी तक अपनी जो आइडेंटिटी थी वो अभी सच चैंग फेंग को नहीं बताई थी कि वो रूई है। इसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम डैड को और हेलेंग को भी आया हुआ देखते हैं, जहाँ पर आज के दिन कंपनी का सीईओ चुना जाना था। सभी को पता था कि हेलेंग ही वहाँ का सीईओ बनेगा। हेलेंग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी खुशियाँ पानी की तरह बिखरने वाली थी। उनके लिए सब कुछ ठीक जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर एंट्री होती है चैंग फेंग की और जैसे ही चैंग फेंग यहाँ पर आता है सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में आज ना तो एक छड़ी थी और ना ही वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था और सभी देखते हैं कि वो देख पा रहा था। जब रूई ये चीज देखती तो वो भी कम्प्लीटली शॉक थी और वो मन के अंदर ही कहती है कि क्या वो देख सकता है। सभी के यहाँ पर होश उड़े हुए थे और सबसे ज्यादा हेलेंग और उसके डैड के, और यहाँ पर शेयर्स भी सबसे ज्यादा जो चैंग फेंग था उसी के पास थे। इसके बाद यहाँ पर वोटिंग होती है मीटिंग के अंदर और सबसे ज्यादा वोट चैंग फेंग को ही मिलते हैं। यहाँ पर डैड भी चाहते थे कि चैंग फेंग ही वहाँ का सीईओ बने। अब जैसे ही चैंग फेंग वहाँ पर सीईओ बनता है वो कुछ बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर बुलवाता है और जो हेलेंग था उसे उठवाकर बाहर फिकवा देता है। ये चीज देखकर डैड चैंग फेंग के ऊपर गुस्सा कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चैंग फेंग था वो तो अपने डैड को भी नहीं छोड़ता क्योंकि उसे उसके डैड के बारे में भी अच्छे से सारी बातें पता थी। अब जैसे ही रूई घर पर आती है तो वो चैंग फेंग को डांटते हुए कहती है कि वो इतनी बार वहाँ पर कपड़े चेंज करती थी, क्या वो उसे देखता रहता था। लेकिन रूई चैंग फेंग से ज्यादा गुस्सा नहीं थी। चैंग फेंग उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग जब दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो चैंग फेंग उसे एक प्लेट काट देता है और उससे कहता है कि उसे जितनी भी शॉपिंग करनी है वो कर सकती है। इसके बाद हम रूई को देख पाते हैं जो कि बाहर आई हुई थी, जहाँ पर उसे उसी की बहन नजर आती है जो कि किसी और लड़की के साथ वहाँ पर आई हुई थी और वो वहाँ पर रूई से कहती है कि ये वो लड़की है जिसने उसे बचपन से परेशान करा है। तो रूई भी ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक थी। वो कहती है कि बचपन से उसने उसे परेशान करा है, ना कि उसने उसे परेशान करा है। दरअसल यहाँ पर जो रूई की बहन थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो उसकी बहन रूई है वो एक अच्छी लाइफ जी रही है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि वो बिल्कुल खराब लाइफ जिए। जिसके बाद रूई की बहन उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लग जाती है और उससे कहती है कि वो खुश रहे अपने अंधे हस्बैंड के साथ। तभी रूई अपनी बहन को कहती है कि क्या उसने आज सुबह की न्यूज नहीं देखी। दरअसल वो उसे कहना चाहती थी कि आज न्यूज के अंदर बता दिया गया है जो चैंग फेंग है वो अंधा नहीं है। ये चीज जानने के बाद जो रूई की बहन थी वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है रूई के ऊपर। इसके बाद हम रात
रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम रूई को देख पाते हैं जो कि चैंग फेंग के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर आई हुई थी। यहीं पर जो रूई थी वो चैंग फेंग से कहती है कि अगर वो चूरन नहीं हुई तो क्या वो उसे पसंद करेगा या फिर नहीं। यहाँ पर रूई चैंग फेंग को अपनी सच्चाई बताती है, उससे पहले ही उसे वहाँ पर कोई तो दिख जाता है। तो वो चैंग फेंग से कहती है कि वो उसे बाद में बताएगी जो भी वो उसे बताने वाली है। जिसके बाद रूई बाहर की तरफ आ जाती है और एक बंदे को देखती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रूई उससे कहती है कि क्या वो जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। तो वो बंदा उससे कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा। यहाँ पर वो बंदा रूई के ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि वो अचानक से चूरन कैसे बन गई। वो उसका हाथ पकड़ता है कि तभी वहाँ पर जो चैंग फेंग था वो आ जाता है और उस बंदे को दूर रहने को कहता है और चैंग फेंग को बताता है कि वो उसकी यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ा करता था। ऐसे ही चैंग फेंग रूई को अपने साथ ले जाता है तो हम उस बंदे के अंदर गुस्सा देख पाते हैं। वो बंदा अपने मन के अंदर कह रहा था कि वो उसे धोखा देकर यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही है, वो उसे ऐसे जीने नहीं देगा। अब अंदर आने के बाद चैंग फेंग रूई को प्रपोज करता है और रूई यहाँ पर उसे बताना चाहती थी कि वो चूरैन नहीं है, लेकिन तभी जो चूरैन थी वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है और चैंग फेंग को बता देती है कि उसका नाम रूई है और वो है असली चूरैन। चैंग फेंग रूई का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर की तरफ लेकर जाता है। रूई चैंग फेंग से कहती है कि वो हमेशा से उसे बताना चाहती थी लेकिन वो बता ही नहीं पाई। साथ ही चैंग फेंग को पता चला था कि जो बंदा अभी उसे मिला था वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। इस वजह से भी चैंग फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है जिस वजह से उसे वहाँ पर चक्कर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रूई उसे एक बेड पर लेटाकर बाहर की तरफ जाती है उसके लिए दवाई लेने के लिए। तभी वहाँ पर जो असली चूरन थी वो आकर चैंग फेंग के साथ बेड पर लेट जाती है और जब रूई आकर वापस उन दोनों को एक साथ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसकी बहन के ऊपर। चैंग फेंग की आँख खुलती है तो उसके ऊपर रूई बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रूई एक जगह पर आकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। जब चैंग फेंग रूई को ढूंढता हुआ उसे दूर से देखता है तो वो देखता है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा बातें कर रही थी। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को दूर कर रूई से माफी मांगने लग जाता है। रूई चैंग फेंग से कहती है कि उसने उसकी बहन को उसके साथ देखा, लेकिन चैंग फेंग को तो इस बात का कुछ भी पता ही नहीं था। वो कैसे ही रूई को समझाता। रूई वहाँ से गुस्सा होकर फिर दोबारा से चली जाती है। जब रूई उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक जगह पर बैठी हुई थी तो वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी जो चैंग फेंग है उसे पसंद करती है, उसे प्यार करती है। तो रूई यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से साफ साफ कह देती है कि वो चैंग फेंग से प्यार करती है। लेकिन ये सुनने के बाद जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी रूई के पेट में दर्द होने लग जाता है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे संभालने के लिए उसके पास आता है कि तभी वहाँ पर जो चैंग फेंग था वो भी पहुँच जाता है। चैंग फेंग यहाँ पर रूई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है तो वो उससे कहती है कि वो अब डिवोर्स लेना चाहती है उससे, और ये चीज सुनकर चैंग फेंग वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इसके बाद एक्स बॉयफ्रेंड जब बाहर बैठा हुआ था तो उसके पास जो चूरन थी वो आती है। तो यहाँ पर चूरन को उससे पता चलता है कि जो उसकी बहन है यानी कि रूई वो प्रेग्नेंट है। ये चीज सुनने के बाद वो कम्प्लीटली शॉक थी। जिसके बाद चूरन रूई के पास आती है लेकिन रूई अपनी बहन से कहती है कि वो चैंग फेंग से दूर रहे। अब जैसे ही रूई आगे की तरफ जाती है तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार कर वहाँ से निकल जाती है। वही हम चैंग फेंग को देख पाते हैं जिसे अभी भी रूई की काफी ज्यादा याद आ रही थी। तभी वहाँ पर रूई का एक्स बॉयफ्रेंड आकर चैंग फेंग को और भी ज्यादा भड़काने लग जाता है, जिस बात से चैंग फेंग उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तभी डेविड आकर चैंग फेंग को बताता है कि जो रूई है वो अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद चैंग फेंग फटाफट से रूई के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर रूई का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। अब यहाँ पर जो चूरन थी वो चैंग फेंग और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हुए कहती है कि जो उनका बेबी है वो अब नहीं बचा। तभी चूरन कहती है कि उसे नहीं पता वो बेबी किसका है, लेकिन रूई का वो बेबी अब नहीं बचा। अब ये चीज बोलकर जो चूरन थी वो बाहर की तरफ आ जाती है और वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। बाहर आने के बाद एक्स बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि ये सारे की सारी प्लानिंग जो चूरन है उसी की थी। इस वजह से वो उसका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता था। वही डेविड को पता चलता है कि जिस कार से रूई का एक्सीडेंट हुआ था उस कार की नंबर प्लेट नकली थी। इसके बाद जब रूई को होश आता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है उसकी कंडीशन के बारे में जानने के बाद। लेकिन चैंग फेंग उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर चैंग फेंग के डैड उसके पास आकर उसे कहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसकी कंपनी के जो शेयर्स है वो डाउन जा रहे हैं। लेकिन चैंग फेंग उसके डैड को कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद जब रूई चैंग फेंग के साथ एक मीटिंग के
अंदर थी। तभी वहाँ पर जो उसकी बहन चूरन थी वो भी पहुँच जाती है। रुई और चैंग फेंग के काम के बीच उसे टांग अड़ाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तभी यहाँ पर चैंग फेंग रुई के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और एक ऊंची सी जगह पर जाकर सभी से कहता है कि वो आज अनाउंस कर रहा है वो रुई से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तभी यहाँ पर जो चूरन थी वो कहती है कि यहाँ पर वो भी एक चीज अनाउंस करना चाहती है और वो कहती है कि वो चैंग फेंग के बेबी की मॉम बनने वाली है। ये चीज सुनकर तो जो चैंग फेंग था वो भी कम्प्लीटली शॉक था और जो रुई थी वो भी कम्प्लीटली शॉक थी। चैंग फेंग घर के अंदर आने के बाद चूरन से कहता है कि वो वहाँ से जाने के कितने पैसे लेगी, लेकिन यहाँ पर जो चूरन थी वो तो चैंग फेंग के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करती है। तभी यहाँ पर रुई आती है और चैंग फेंग से कहती है कि उसे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी हो रहा है उसे, और वो कहती है कि वो उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। तभी चैंग फेंग चूरन से कहता है कि वो जानता है वो उसका बेबी नहीं है, इस वजह से वो वहाँ से चली जाए। हम चैंग फेंग के डैड को भी देख पाते हैं जो कि चैंग फेंग से कह रहे थे कि वो उसी का बेबी है क्योंकि वो भी चूरन को वहाँ पर रखना चाहते थे। चैंग फेंग चूरन से कहता है कि अगर ये झूठ निकला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद जब रुई अकेले बैठी थी और अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तभी उसका ध्यान एक रिपोर्ट के ऊपर जाता है और वो उस रिपोर्ट को देख कर कहती है कि उस रिपोर्ट के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल जो चूरन थी उसने डॉक्टर से कहकर एक नकली रिपोर्ट बनवाई थी। जब चूरन चैंग फेंग के पास आती है तो चैंग फेंग उससे गुस्से से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था और वो डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो वो सभी को बताता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। जिसके बाद डैड और चूरन दोनों मिलकर रुई के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद जब रुई घर छोड़कर जा रही थी तो चैंग फेंग उसे रोकता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकती। वही हम घर का सीन देखते हैं। जब चैंग फेंग घर के अंदर था तो जो चूरन थी वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चीज चैंग फेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसके इंटेंशन जो अच्छे नहीं थे। इसके बाद तो जो चैंग फेंग के डैड थे वो उससे कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चूरन से शादी कर ले। जिसके बाद हम चूरन को वेडिंग ड्रेस ट्राई करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हम चैंग फेंग को भी देख पाते हैं जिसे तो उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी हम वहाँ पर रुई को देख पाते हैं जो कि आते के साथ ही चैंग फेंग से कहती है कि वो तो बस उसकी बहन को कांग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पर आई है। रुई चैंग फेंग को रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि वो 4 महीने पहले से प्रेग्नेंट है। जिस बात को जानने के बाद चैंग फेंग को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुई चैंग फेंग से कहती है कि 3 महीने पहले ही वो उससे मिली थी और वो उसके साथ बेड पर गई थी, यानी कि जिस दिन उसने उसको चैंग फेंग के साथ बेड के ऊपर देखा था। चैंग फेंग यहाँ पर रुई को घर आने के लिए कहता है, लेकिन रुई वहाँ से चली जाती है। जब रुई अकेले बैठी थी तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। फिर रुई अपनी स्टेप मॉम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि जब उसने उसके साथ बहुत सारी चीजें करी जब वो कहाँ पर थी। रुई उसकी स्टेप मॉम से कहती कि उसने उसके बेबी को मार दिया, क्या इसके ऊपर भी वो उसको कुछ भी नहीं कहेगी। यहाँ पर चूरन अच्छी बनने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं करा है। जिसके बाद रुई अकेली उदास खड़ी हुई थी। तभी उसके पास चैंग फेंग आता है और उसे उदास रहने से मना करता है, उसे खुश होने को कहता है। रुई चैंग फेंग से कहती है कि जब तक वो सबूत ना ढूंढ ले वो खुश नहीं हो सकती। चैंग फेंग उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है, वो उसके ऊपर भरोसा करे। चैंग फेंग और रुई घर पर आते हैं तो वहाँ पर वो चूरन को देखते हैं और चैंग फेंग अपने डैड से कहता है कि वो जानते हैं ना उसके पास उसका बेबी नहीं है, फिर उन्होंने उसे वहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी चूरन वहाँ पर नाटक करते हुए कहती है कि जो हेलेंग है उसके पेट में उसका बेबी है। दरअसल वो तो अब भी झूठ बोल रही थी। यहाँ पर जो चैंग फेंग के डैड थे वो भी जो चूरन थी उसे सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इससे उन्हें फायदा था। इसके बाद हम चैंग फेंग को देख पाते हैं जो कि डेविड के साथ था। दरअसल डेविड ने उस बंदे को ढूंढ लिया था जिस कार से रुई का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल उस कार के मालिक से पहले ही जो चूरन थी वो मिल चुकी थी और इसका साफ मतलब यही था कि जो चूरन है उसी ने रुई का एक्सीडेंट करवाया था। जिसके बाद हम रुई को देख पाते हैं जो कि चैंग फेंग को ढूंढती हुई रोड की तरफ आती है तो वो वहाँ पर चूरन को देख पाती है जो कि एक कार के अंदर अपनी दोस्त को बैठा रही थी। तभी कोई आकर चूरन को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। वो चूरन को मारता उससे पहले ही रुई उसके पास पहुँच जाती है और देखती कि ये तो डेविड था। तभी यहाँ पर चैंग फेंग भी आ जाता है और रुई से कहता है कि डेविड जो भी कर रहा है उसे वो करने दे। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वालों की अलार्म की आवाज आने लग जाती है जिस वजह से चैंग फेंग और रुई वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम चूरन को देख पाते हैं जो कि बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसके पास चैंग फेंग और रुई आते हैं जिनके ऊपर चूरन काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और कह रही थी कि उन्होंने उसके बेबी को मार डाला। जिसके बाद चैंग फेंग और रुई बाहर की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर रुई चैंग फेंग से कहती है कि अब वो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। तभी चैंग फेंग उससे कहता है कि उसे अभी एक काम और पूरा करना है। तो यहाँ पर रुई उससे कहती है कि क्या अभी भी उसे किसी से बदला लेना है। चैंग फेंग कहता है कि उसके डैड से। इसके बाद जब चैंग फेंग अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था तभी उसके पास एक बंदा आता है उसके कंपनी का और उससे कहता है कि उसके शेयर्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, वो क्या कर रहा है वहाँ पर। दरअसल यहाँ पर जो चैंग फेंग
फेंग था उसका तो कुछ और ही प्लान चल रहा था, जिसके लिए वो एक मीटिंग भी रखता है जहाँ पर उसके डैड, वो बंदा और उसका भाई भी आया हुआ था और वो सभी चैंग फेंग से कह रहे थे कि वो सीईओ है और उसके बाद भी उनकी कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं, क्या उसे नजर नहीं आ रहा। मीटिंग के अंदर किसी और को सीईओ बनाया जाना था, जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि चैंग फेंग के पास आया हुआ था। दरअसल वो वहाँ का सीईओ बनना चाहता था, लेकिन जो चैंग फेंग के डैड थे वो उसे सीईओ बनना देना ही नहीं चाहते थे। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि जो सभी के अकाउंट है वो चेक किए जाने चाहिए। इसके लिए जो चैंग फेंग का भाई था वो भी तैयार था। इसके बाद चैंग फेंग के डैड के अकाउंट चेक किए जाने थे और उनके पास तो कुछ ज्यादा ही ब्लैक मनी था, जिस बात से उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो कि बहुत सालों से उनके लिए काम कर रहा था। अब उस बंदे के जाने के बाद चैंग फेंग अपने डैड से कहता है कि जो भी उन्होंने करा है वो चीज गलत है। यहाँ पर डैड को चैंग फेंग की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जेल भी जा सकते थे। जैसा जैसा चैंग फेंग उन्हें कहता जाता है वैसा ही उसके डैड करते जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम डैड को देख पाते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे थे। तभी उनके सामने चैंग फेंग आ जाता है और वो उनसे कहता है कि वो कहाँ पर भाग रहे हैं, उन्हें तो पुलिस के साथ जाने की जरूरत है। चैंग फेंग कहता है कि पुलिस तो बाहर ही खड़ी हुई है। डैड चैंग फेंग से कहते हैं कि वो उसके डैड है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर चैंग फेंग उनसे कहता है कि उन्होंने ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट करवाया था, वो ये बात जानता है ताकि वो उसकी मॉम की प्रॉपर्टीज भी ले सके। और ये बात सच भी थी। इस वजह से जो उसके डैड थे वो वहाँ पर हंसने लग जाते हैं पागलों की तरह। जिसके बाद रूही चैंग फेंग के पास आते हैं और उससे कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। कि तभी वहाँ पर जो चैंग फेंग का भाई था और वो बंदा था वो वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उनके शेयर होल्डर्स थे। और वो बंदा शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग रखने को कहता है। यहाँ पर जो चैंग फेंग का भाई आया था वो चैंग फेंग से कहता है कि वो तो अब स्टॉक्स भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर वो काम करता है वो उसी कंपनी के स्टॉक्स नहीं खरीद सकता। तभी चैंग फेंग अपने भाई से कहता है कि उसे पता है ना, अभी तक उसने रूही के साथ मैरिज नहीं करी है और न ही उनके पास अभी सर्टिफिकेट है। जिस बात से उसका भाई समझ जाता है कि अब ये स्टॉक्स जो रूही है वही खरीदने वाली है। जिसके बाद हम रूही और चैंग फेंग को देख पाते हैं, जिनका जो सर्टिफिकेट था वो भी बन चुका था शादी का। जब नेक्स्ट डे रूही चैंग फेंग के साथ जा रही थी तो हम वहाँ पर एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि चैंग फेंग को ही देखे जा रही थी। जिसके बाद जो रूही थी वो उस लड़की से अकेले में मिलती भी है और उसका नाम भी पूछती है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम लियो जिंगजिंग है। असल यहाँ पर रूही को जो जिंगजिंग थी उसके ऊपर कुछ न कुछ तो शक हो रहा था, उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। इसलिए रूही एक प्लान बनाती है चैंग फेंग के साथ मिलकर, जहाँ पर चैंग फेंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने का नाटक करता है और बेहोश की हालत में वो लड़की चैंग फेंग को एक बेड के ऊपर लेकर आ जाती है। साथ ही वो उसके बहुत ज्यादा करीब जाने की कोशिश भी करती है। उसे कहाँ पता था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर जो लड़की आई हुई थी वो रूही से और चैंग फेंग से कहती है कि उसकी मॉम बीमार है, इसकी वजह से वो किसी और के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो लड़की बताती कि उसे किसी और ने यहाँ पर भेजा था उसके काम के लिए। चैंग फेंग उस लड़की से कहता है कि अब वो उसके लिए काम करेगी और उसकी मॉम की देखभाल वो उनके ऊपर छोड़ दे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तब हम एक ऑक्शन का सीन देखते हैं। अब यहाँ पर चैंग फेंग भी आया हुआ था और जी सोंग नाम का वही बंदा आया हुआ था और चैंग फेंग का भाई यानी कि हेलेंग भी आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर चैंग फेंग सबसे ज्यादा बोलियां लगा रहा था, इस वजह से जो जी सोंग था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता उसके ऊपर। अब यहाँ पर चैंग फेंग को जीतता देख जो जी सोंग था तो वो वहाँ पर उससे भी ज्यादा बोलियां लगाने लग जाता है। अब यहाँ पर जो जी सोंग था उसने 1 बिलियन युआन लगा दिए थे। चैंग फेंग कहता है कि ठीक है, अब वो वहाँ से जा रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। हेलेंग जी सोंग से कहता भी है कि उसने सही करा या फिर गलत करा है, उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल जो लड़की जी सोंग और हेलेंग के लिए काम करने के लिए आई हुई थी, चैंग फेंग ने उसे डबल पैसे दिए थे और उसके लिए काम करने को भी कहा था। इसकी वजह से वो लड़की उनके लिए काम कर रही थी और हेलेंग और जी सोंग को लग रहा था वो उनके लिए काम कर रही है। इसके बाद रूही और चैंग फेंग एक साथ उसके घर पर आते हैं, जहाँ पर आने के बाद जो रूही थी वो उसके स्टेप डैड से पूछती है कि वो उसे सच सच बता दे कि उसके मॉम डैड के साथ आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ पर जो स्टेप डैड थे वो सच सच बता ही देते हैं कि एक दिन जब उसके डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर आए थे तब उनके घर में गैस लीक हो गई थी, जिस बात का उन्हें पता नहीं चला। वो उन्हें बताना तो चाहते थे लेकिन एक तरफ उन्हें प्रॉपर्टीज का लालच आया है, इस वजह से उन्होंने उनकी मदद नहीं करी और वो वहाँ पर मारे गए। अब यहाँ से रोई जा ही रही थी कि तभी उसके स्टेप डैड उसे बताते कि उसकी एक बहन भी है और वो इस वक्त एक ऑर्फनेज के अंदर है। जिसके बाद रोई अपनी बहन से मिलने के लिए भी जाती है। वही हम जी सोंग को देख पाते हैं जो कि हेलेंग के पास आया था, उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो ऑक्शन की वजह से बैंक करप्ट जो हो गया था। अब उसके बैंक के अंदर एक भी पैसा नहीं था। इसके बाद जिंगजिंग रोई और चैंग फेंग को वहाँ पर अलविदा कहकर और उनसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम रोई और चैंग फेंग को एक रास्ते से जाता हुआ देखते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जन से बेल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर से कर देना।